नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू के इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। ये जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की सीरीज है, इसे हम टॉपिक वाइज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले मैंने आप सभी से बात किया भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े हुए प्रश्नों को। उसके पश्चात हमने डिस्कस किया बंगाल के नवाब प्लासी और बक्सर के युद्ध से जुड़े हुए प्रश्नों को, और उसके पश्चात यानी तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो बार बार पूछे गए हैं प्रश्न। ऐसे 100 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए एक फाउंडेशन बैच बनाया गया है। इस फाउंडेशन बैच में चाहे वो प्रीलिम्स का सिलेबस हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो, सबको बहुत अच्छे से समाहित किया गया है और सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया गया है, समझाया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी टॉपिक्स हैं सबका पीडीएफ नोट्स दिया गया है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोग्राम, इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का प्रोग्राम, निबंध लेखन का प्रोग्राम, ये सब चलाया जा रहा है। तो अगर आपने मन बनाया है कि आपको आरओ एआरओ की परीक्षा में भाग लेना है और सफलता हासिल करनी है, तो निश्चित रूप से हमारा ये कोर्स आपके इस उद्देश्य में बहुत अधिक सहायक होने वाला है। अगर इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आप लेना चाहें तो 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप करिए। इस कोर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोर्स की। अब चलिए सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है और ये आईएएस प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और दूसरा विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों में पहला रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, असल में ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो निश्चित रूप से विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऐसे में कौन सा से कथन सही है ये पूछा जा रहा है, तो केवल और केवल बी सही है, यानी केवल और केवल 2 जो दूसरा कथन है वो सही है। तो पहले का हमारा उत्तर होगा बी। अब मैं आपको यहां पे कुछ बताना चाहूंगा। बहुत लोग इस को लेकर के भ्रम में रहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम समझेंगे, ये जो पदनाम है इसको हम समझेंगे, किस समयावधि में किस पदनाम का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो समय लिखा है। ठीक है, इसके अलावा पद भी, यानी उस पद का नाम, और किनके द्वारा नियुक्त होते थे, ये तीनों चीजों को एक ही चार्ट में हम समझेंगे। ठीक है, तो 1773 से लेके 1833 तक जिस पदनाम का प्रयोग होता था भारत में सबसे बड़े ब्रिटिश अधिकारी के लिए, उसका पदनाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो 1773 से पहले जो 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी भारत में, 1773 के बाद भी थी, लेकिन 1773 से पहले मद्रास, बंगाल और बंबई, ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक प्रकार से आपस में स्वतंत्र थी। इनका भारत में कोई सर्वोच्च अधिकारी नहीं था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने यह बता दिया कि जो बंगाल का गवर्नर है वही सर्वोच्च अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी है भारत में, और मद्रास
और बंबई के गवर्नर उसके एक प्रकार से अधीन है, और अब इसे कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये बंगाल का केवल गवर्नर नहीं है, बंगाल का गवर्नर जनरल है। और प्रथम इस पद पे कौन बैठा, तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ये व्यवस्था कब की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको नियुक्त करती थी, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को। यह व्यवस्था बदली 1833 में, और केंद्रीयकरण देखने को मिला। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल, और इस पद पे जो सबसे पहला व्यक्ति बैठा उसका नाम था विलियम बेटिंग। और ये किस एक्ट के माध्यम से हुआ, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट से। और किसने नियुक्त किया, तो BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चला गया। तो अब भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश राज प्रारंभ हो गया। तो ऐसे में 1858 से लेकर 1947 तक, भारत की आजादी तक, जिस पदनाम का प्रयोग किया गया वो था भारत के वायसराय। ठीक है, लेकिन ये केवल भारत के वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। इन जनरल ये डिफरेंस पढ़ने को नहीं मिलता है। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि 1947 के पूर्व दो तरह के भारत थे। एक जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश राज यानी प्रत्यक्ष विदेशी ब्रिटिश नियंत्रण वाला भारत, जहां पे ब्रिटिशों का शासन था। दूसरा तो देसी रियासतें थी, नेटिव स्टेट्स थे, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स के भी नाम से जानते हैं, राजकुमारों के राज्य। ऐसे लगभग संख्या में 565 थे। तो एक तरफ तो राजाओं का शासन था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। जो राजा थे उन्होंने 3 सब्जेक्ट अपना ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया था। वो क्या थे, तो रक्षा था, संचार था और विदेश नीति। ये 3 सब्जेक्ट देने के बाद वो स्वतंत्र थे। तो ऐसे में जो गवर्नर जनरल और वायसराय था वो एक ही व्यक्ति था। लेकिन गवर्नर जनरल कौन था, पहले इसे समझ लें। तो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी, ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी, वो सर्वे सर्वा ब्रिटिश भारत का था जो गवर्नर जनरल था। लेकिन जो वायसराय था वो कौन था, तो वायसराय ब्रिटेन के महाराजा या महारानी का भारत में प्रतिनिधि था। और ऐसे में जब एक ही व्यक्ति भारत के प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों को करता था, जिसे हम गवर्नर जनरल और वायसराय कहते हैं, वो जब ब्रिटिश भारत से जुड़े हुए प्रशासनिक कार्य करता था, तो हम कहते थे कि ये गवर्नर जनरल है। और जब वो वही व्यक्ति जो गवर्नर जनरल और वायसराय है, जब प्रिंसली स्टेट्स के राजकुमार से बात करता था, नेटिव स्टेट्स के राजाओं से बात करता था, तब हम कहते थे कि ये वायसराय है। क्योंकि ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत किसी राजा से बात करने की नहीं हो सकती है। क्योंकि राजा कौन है, तो राजा ब्रिटिश महारानी के पैरामाउंटेंसी में है, न कि ब्रिटिश भारत के पैरामाउंटेंसी में है। ऐसे में उससे कौन बात कर सकता है, तो उससे केवल और केवल राजा का प्रतिनिधि बात कर सकता है। ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी नहीं बात कर सकता है, यानी गवर्नर जनरल बात नहीं कर सकता। उससे कौन बात करेगा, वायसराय ऑफ इंडिया। कौन है वायसराय ऑफ इंडिया, तो ये भारत में महाराजा या महारानी के ब्रिटेन के प्रतिनिधि हैं, तो यही बात करेंगे। तो उन्हें तब हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि ये वायसराय। ठीक है, ये सब नामों और इधर सब करके इस तरह से शासन चलता था। ठीक है, ताकि वो भारत के राजाओं की बनी रहे स्थिति और काम भी चलता रहे। तो ये 1858 के अधिनियम से हुआ। लेकिन जैसे ही 1947 में भारत आजाद हुआ, वायसराय इस शब्द का प्रयोग बंद कर दिया गया। अब कौन सा शब्द आ गया, अब आ गया भारत के गवर्नर जनरल। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड माउंटबेटन। इनकी नियुक्ति किसने किया, तो ब्रिटेन के शासक ने किया।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं कि संविधान लागू हो गया, तो ये व्यवस्था समाप्त हो गई, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, जानकारी नहीं लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुल 4 घटनाएं हैं। 1, क्लाइव का पुनः भारत आगमन। 2, इलाहाबाद की संधि। 3, बक्सर का युद्ध। 4, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। इन घटनाओं को कालक्रमानुसार हमें निम्नलिखित कूट की सहायता से चयन करना है, और ये यूपी आरओ री एग्जाम प्री 2016 में पूछा गया है। जैसा कि मैंने कई बार बताया कि आरओ का एग्जाम काफी कठिन होता जा रहा है, और ऐसे में आप देखिए किस तरह का प्रश्न है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ, यह हुआ अक्टूबर 1764 में, ठीक है। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, क्लाइव नहीं था। जब यह युद्ध हो गया उसके पश्चात मई 1765 में क्लाइव भारत दोबारा आया, ठीक है। प्लासी के विजय के बाद यह चला गया, फिर मई 1765 में यह दोबारा आया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये आया और तुरंत इसने जो काम किया वो था इलाहाबाद की 2 संधियां, एक मुगल बादशाह से और एक अवध के नवाब से। तो ये कब हुआ, अगस्त 1765 में। और क्या लिखा है, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। पहले तो मैं ये बता दूं, ये गलत है। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर नहीं बना था, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनना था, लेकिन ठीक है मान लेते हैं। तो ये 1773 में हो गया, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि बक्सर का युद्ध यानी 3 सबसे पहले हुआ, उसके बाद 1 हुआ, तो 3 हुआ, फिर 1 हुआ, 1 के बाद क्या हुआ, तो 1 के बाद 2 हुआ, इलाहाबाद की संधि, और सबसे अंत में क्या हुआ, तो वारेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल बनना। तो बी हमारा उत्तर होगा। दूसरे का जो हमारा उत्तर है बी है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यूपीपीएससी जीआईसी 2010। पहला, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की। बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, तो निश्चित रूप से क्लाइव ने इस दिशा में काफी प्रयास किया। अगला, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है, क्षय के सिद्धांत की, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्षय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, तो निश्चित रूप से इसने जोड़ा, कई राज्यों को हड़प लिया। तो इसमें से लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। असल में यही सही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हम भारत में जानते हैं सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के लिए, तो सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। 66th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020, तो कई बार पूछा गया है। सी स्लीमेन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। प्लासी में इसी ने विजय दिलाई और एक प्रकार से पहली बार एक व्यापारिक कंपनी भारत में शासक बन करके उभर गई, तो इसमें इसी का योगदान था। अगला, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब यूपी आरओ प्री 2021 का ये प्रश्न है। बनारस विद्रोह से इन जनरल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। सुजाउद्दौला, आसुफदौला, राजा चेत सिंह, राजा महित नारायण सिंह। तो राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया 1781 में। राजा चेत सिंह से वारेन हेस्टिंग ने इतनी डिमांड रखी थी, कई बार इन्होंने फुलफिल किया, लेकिन उनको एकदम निचोड़ने पर यह तुला था, तो अंततः मजबूरन यह करना ही पड़ा। तो राजा चेत सिंह 1781। अगला, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। यूपीएससी आरआई 2014, यूपीपीएससी आरआई 2014। ए लॉर्ड कार्नवालिस, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के काल में। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और उस समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। अगला, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से और डी
लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति की बात हो रही है, यानी घेरे की नीति की बात हो रही है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। क्या है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस की नीति ये थी वारेन हेस्टिंग के समय कि अंग्रेजों को मराठों और अफगानों के हमले से बचने के लिए या बंगाल को बचाने के लिए, जहां का साम्राज्य अब इनके हाथों में आ गया था, इन्होंने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया और इलाहाबाद की 1765 की संधि में यह तय किया गया कि अवध की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना अवध में रखी जाएगी जिसका व्यय अवध के नवाब देंगे। और ऐसे में अवध की सीमा की जब सुरक्षा होगी तो इसका अर्थ है कि हम बंगाल की सीमा की सुरक्षा करेंगे। तो अपने चारों ओर बफर स्टेट बना दो और अपने स्टेट को सुरक्षित रखो मराठों के हमलों से, अफगानों के हमलों से। इसे ही रिंग फेंस की नीति के नाम से हम जानते हैं। वारेन हेस्टिंग इसका उत्तर है। अगला, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? देखिए सेम वही प्रश्न है फिर से। हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव। तो निश्चित रूप से वारेन हेस्टिंग। 8 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैव शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कार्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल के नवाब प्लासी और बक्सर के युद्ध को पढ़ते हुए हमने इस दैव शासन प्रणाली को ठीक प्रकार से समझा था। इसकी क्या विशेषताएं थी उसे भी समझा था। इससे क्या नुकसान हुआ उसको भी समझा था। इसे क्यों अंग्रेजों ने यानी क्लाइव ने उस समय अडॉप्ट किया था उसको भी हमने विस्तार से समझा था। तो 1765 में क्लाइव इलाहाबाद की संधि के बाद जब दीवानी मिली कंपनी को तो बंगाल में दैव शासन प्रणाली लेकर के आया। लेकिन इस दैव शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को है या इसी के समय में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे बंद किया 1772 में। तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? 66 बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव। निश्चित रूप से बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सी हमारा उत्तर है। अगला, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। एमपीपीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है। तो हमारा उत्तर है ए वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग की अन्यायपूर्ण नीतियों और उनके निरंकुश कार्यों को लेकर के उसके ऊपर ब्रिटेन में महाभियोग लगाया गया। 1788 से लेकर के 1795 तक उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन अंततः उसे बरी कर दिया गया। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? यूपीपीसीएस प्री 1991। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो निश्चित रूप से भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कार्नवालिस ने की। कार्नवालिस कोड काफी प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेंटेडेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? आईएएस प्री 2010 का प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग, वेलेजली, कार्नवालिस और विलियम बेंटिंग। तो निश्चित रूप से इसका भी उत्तर कार्नवालिस है। सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिंग के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में और डी डलहौजी के शासनकाल में। तो निश्चित रूप से 14 का हमारा उत्तर है बी, कार्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था।
ए कोतवाल को, बी दरोगा को, सी अमला को और डी जमींदार को। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। देखिए किस तरह का कठिन प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पहले नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर के शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को, ठीक है। तो कार्नवालिस ने ही यह काम किया 1793 में कि उसने 20 मील 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थानों की स्थापना की और उस थाने का जो मुख्य अधिकारी था वहां दरोगा की नियुक्ति हुई। इससे पहले जमींदारों के हाथ में ही पुलिसिंग भी थी, लेकिन जमींदारों के हाथ से पुलिसिंग को छीन लिया गया और पूरा थाने स्थापित किए गए और दरोगाओं की नियुक्ति हो गई। तो अभी भी ये तो आप देख ही रहे हैं दरोगा का प्रभाव, है ना। तो ये वहीं से आया है। अगला, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। यूपी पीसीएस मेंस 2011। तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। तो यहीं गाजीपुर में उसकी मृत्यु हुई 5 अक्टूबर 1805 को। तो यहीं पर उसकी कब्र है, ठीक है। अगला, लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? सब्सिडरी अलायंस की बात हो रही है, कौन सा कथन नहीं लागू होता है यह पूछा जा रहा है। आईएस प्री 2018 का प्रश्न। पहला, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन खतरे सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, और डी भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, इसका उद्देश्य था भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। उस समय निश्चित रूप से नेपोलियन खतरा था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, निश्चित रूप से। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह उद्देश्य नहीं था, ठीक है। इससे आय हो रही थी अलग बात है, लेकिन यह नियत उद्देश्य नहीं था। तो हमारा जो उत्तर है वो है सी, 17 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक बार सहायक संधि जो बेलेजली की थी उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या शर्तें होती थी इसकी? तो भारतीय या देशी राज्यों की विदेश नीति कंपनी के हाथों में आ जाती थी। राज्य अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखते थे। जो भी राज्य ब्रिटिशों के साथ सब्सिडरी अलायंस करते थे, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते थे, उन्हें क्या करना होता था ये है। तो भारतीय या देशी राज्यों की विदेश नीति कंपनी के हाथ में हो जाती थी। राज्य अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखते थे। राज्य अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखते थे। बिना कंपनी की अनुमति के राज्य अपनी सेवा में किसी यूरोपीय को नहीं रखते थे। स्थानीय राज्यों की बात हो रही है जो संधि करते थे। कंपनी राज्य के आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा कंपनी का वादा था, लेकिन कंपनी ऐसा करती थी। कंपनी आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करेगी, तो निश्चित रूप से यह भी थी। और इसी ने राजाओं को निरंकुश बना दिया, क्योंकि राजा क्यों काम करेगा, अपनी शक्ति को क्यों बढ़ाएगा, अपनी प्रजा के लिए भलाई के कार्य क्यों करेगा? क्योंकि वो सोचेगा कि हमारी प्रजा से सपोर्ट रहे, और सैनिक शक्ति को इसलिए बढ़ाएगा ताकि हम दूसरा राज्य हमारे ऊपर अगर आक्रमण करता है तो हम अपने राज्य की रक्षा कर सके। अब यहां दोनों काम कौन कर रहा था? कंपनी कर रही थी। उसने कहा कि प्रजा विद्रोह करेगी तो उसे हम दबा देंगे, और कोई बाहर से आक्रमण करेगा तो उससे हम युद्ध करेंगे, तुम चुपचाप आराम करो। तो किन राज्यों पर सहायक संधि थोपी गई वेलेजली के समय? हालांकि बाद में तो सारे राज्य सहायक संधि से ही बंधे। तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया 1798, फिर मैसूर 1799, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार के भोसले, फिर सिंधिया, फिर राजपूतों में जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, एक लाइन से, ठीक है। अगला, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 1996 का ये प्रश्न है। तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया, और अपने सुरक्षा के लिए उसने मराठा गौरव को गिरवी रख दिया अंग्रेजों के हाथों में, ठीक है। इसे हमने बड़े विस्तार से पढ़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उन सभी घटनाओं को हमने देखा कि योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु हो गई 1794 में महादजी सिंधिया, 95 में अहिल्याबाई होलकर, 97 में तुकोजी होलकर, और सबसे
महत्वपूर्ण मराठा साम्राज्य के सबसे प्रमुख पिलर नाना फडणवीस, जिन्हें मराठा साम्राज्य की बुद्धि कहा जाता था, मराठा साम्राज्य का सयानापन कहा जाता था, उनकी भी मृत्यु 1800 में हो गई। और इसके पश्चात केवल 2 वर्ष के अंदर ही हम देखते हैं कि बसीन की संधि हो गई 1802 में, जब यशवंतराव होलकर ने अपने भाई की हत्या के लिए पेशवा पर आक्रमण किया और पेशवा पूना छोड़ करके भाग गया। और बहुत ही शर्मनाक संधि पेशवा ने कर ली। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थापित हुआ हिंदवी स्वराज, जिसे बाजीराव ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और पूरे भारत में फैला दिया, उसी बाजीराव के परिवार का और उसी बाजीराव के नाम का बाजीराव द्वितीय ने मराठा स्वतंत्रता का गला घोंट दिया सुरक्षा के बदले। क्या संधि थी? पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया और पूना में अंग्रेजी सेना को तैनात किया, तो ये सहायक संधि थे। उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र देने का कार्य किया। इसके अलावा मराठा साम्राज्य की विदेश नीति भी अंग्रेजों के अधिकार में दे दिया, ठीक है। और इसी के पश्चात तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अगला 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी बाजीराव प्रथम, डच बाजीराव द्वितीय। तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। 19 का उत्तर हमारा है बी। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा का बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावणकोर का राजा। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। अब यहां पर एक कंफ्यूजन रहता है, मैं उसको क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनिए। यह आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है, ठीक है। यहां पूछा जा रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, ठीक है। और इसका उत्तर हम देंगे कि अवध का नवाब था। अब यहां पर हमें समझना है कि लॉर्ड बेलेजली ने एक नीति के रूप में सहायक संधि का प्रयोग किया, लेकिन लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को और इलाहाबाद की जो संधि 1765 में सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, उन दोनों संधियों के शर्तों को हम पढ़ें तो हमें समझ आता है कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में क्लाइव ने किया था, उसमें भी सहायक संधि की शर्तें थी। तो सहायक संधि में हमने क्या पढ़ा कि भैया आपको खर्च देना पड़ेगा, उस खर्च से हम एक ब्रिटिश सेना रखेंगे, आपको अपने राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट रखना था। ये दोनों शर्तें हमें कहां दिखती हैं? तो इलाहाबाद की संधि में दिखती हैं। तो क्लाइव ने यह संधि किया था कि हम अवध की रक्षा करेंगे, लेकिन एक सेना हम अवध में रखेंगे, उसका खर्च आप देंगे, सेना हमारी होगी। माने अवध के नवाब खर्च देंगे और ब्रिटिशों की सेना होगी, अवध में रहेगी। ये एक फीचर। और दूसरा फीचर ये कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट सहायक संधि वाले राज्यों में रखा जाता था, वो ब्रिटिश रेजिडेंट अवध में भी रखा गया। तो ऐसे में अगर हम उस तरीके से देखें तो हमें अवध का नवाब दिखता है। हालांकि डुप्ले को हम मानते हैं कि डुप्ले ने यह प्रणाली तय की थी कि स्थानीय शासकों को भाड़े पर सेनाएं देने का प्रारंभ किया था। उसके बाद क्लाइव हमें दिखता है जिसने कि सहायक संधि, हालांकि उसे खुले रूप में सहायक संधि नहीं कहा गया और एक नीति के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अगर हम दोनों के शर्तों को देखें, बेलेजली की भी सहायक संधि को देखें और क्लाइव ने जो 1765 में संधि की इलाहाबाद की, उन दोनों के शर्तों को देखो तो हमें समझ आता है कि वो भी एक सहायक की संधि थी। और बसीन की भी संधि की शर्तों को हम देखें तो वो भी हमें समझ आता है कि वो एक सहायक संधि थी, ठीक है। तो अवध का नवाब, ये हम उत्तर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कहें हम तो हैदराबाद पहला राज्य था जो बेलेजली सहायक संधि लाया, उसको स्वीकार करने वाला हैदराबाद पहला राज्य था। अगला, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। तो निश्चित रूप से लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने इसे एक नीति के रूप में प्रयोग किया और पूरी व्यवस्था बना करके किया। अगला, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज ने, मैसूर के शासक ने। तो इंदौर के होलकर, यशवंतराव होलकर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में यशवंतराव होलकर अपराजित रहा और इसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, जबकि सिंधिया ने स्वीकार कर ली, भोसले ने स्वीकार कर ली, गायकवाड़ ने स्वीकार कर ली, पेशवा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन यशवंतराव होलकर अंग्रेजों के सामने दबा नहीं, ठीक है। तो इंदौर के होलकर, बी हमारा उत्तर है। अगला,
सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह और डी बड़ौदा के गायकवाड़। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 का ये प्रश्न है। तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे हैदराबाद के निजाम। इतना बड़ा स्टेट था हैदराबाद के निजाम के पास और इन्हें कितने उपाधियों से नवाजा गया था, लेकिन ये बहुत जल्दी ब्रिटिशों के सामने सरेंडर कर दिए। जैसे ही सहायक संधि बेलेजली ने लॉन्च किया, इन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। तो ये है हैदराबाद के निजाम। इन्होंने ही सबसे पहले सहायक संधि व्यवस्था को अपना लिया। यहाँ पे देख सकते हैं हैदराबाद 1798, उसके बाद मैसूर तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात, टीपू सुल्तान के हारने के पश्चात। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही काल अनुक्रम दिए गए कूट से पता करिए। यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है, तो काल क्रमानुसार बताना है। तो हैदराबाद ने सबसे पहले कर लिया 1798, मैसूर उसके बाद 1799, अवध 1801 और सिंधिया 1804। तो 1 2 3 4 ये क्रम से ही लगा है। इसका मतलब है 24 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड डलहौजी। तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात निश्चित रूप से लॉर्ड वेलेजली ने किया। तो अब आप देख रहे हैं कि सहायक संधि प्रणाली से जुड़े हुए कितने प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सहायक संधि की प्रणाली से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब हमें याद होने चाहिए। ये इशारा है प्रश्नों की संख्या देख करके। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आरएस आरटीएस प्री 1992, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना और डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो। अगला, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बक्सर का युद्ध, बी सहायक संधि, सी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार और डी ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ये सही सुमेलित है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया 1833 में। उससे पहले क्या था, सॉरी ये सही होगा 1833 में। 1813 में क्या किया गया कि पूरे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। लेकिन 1833 में चाय और चीन को भी समाप्त कर दिया गया। तो डी क्या है? ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। निश्चित रूप से एकाधिकार को तोड़ा गया 13 में, केवल 2 चीजों को छोड़ के चाय और चीन के साथ व्यापार। 33 में उसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये जो सहायक संधि 1863 लिखा है ये गलत है, सहायक संधि 1798 है, ठीक है। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? आईएस प्री 1999। तो बेलेजली के समय ब्रिटिश साम्राज्य एकदम अंधकार में था, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत तेजी से एक के बाद एक क्षेत्रों को जीत रहा था। तो ऐसे में भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा लॉर्ड बेलेजली ने। इसने टीपू सुल्तान को भी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारने का काम किया, दक्षिण भारत से टीपू सुल्तान की चुनौती को समाप्त किया, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की भी कमर को इसने तोड़ दिया। तो सी हमारा उत्तर है, लॉर्ड बेलेजली। अगला, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग। यूपीपीसीएस मेंस 2010। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर के 1816 के बीच चला। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय था भारत का गवर्नर। तो आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय हुआ, ठीक है। चलिए
लॉर्ड हेस्टिंग। अगला, सुगौली की संधि हुई 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। तो आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुई सुगौली की संधि 1815 में, दिसंबर 1815 में, और इसका अनुमोदन 1816 में हुआ। ठीक है, तो ये डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही सुमेलित है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही सुमेलित है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं। 31 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सरजानसोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड कार्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। अगला, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? यूपीपीसीएस प्री 2016, 1820 से 27, 1819 से 26, 1822 से 29, 1818 से 1825। तो सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 के बीच मद्रास के गवर्नर रहे। और जो भारत में कुल 3 प्रकार की भू राजस्व की पद्धति थी, एक जिसे हम जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट, चिरस्थायी बंदोबस्तों, और दूसरा महलवाड़ी या तीसरा महलवाड़ी, और दूसरा रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी जो दक्षिण भारत में प्रचलन में रही, उसके प्रवर्तक कर्नल रीड और कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ही थे। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है, 33 का उत्तर ए। अगला, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, यूपीपीसीएस प्री 2003। तो तथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर राज्य को के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया 1831 में। तो मैसूर 2 बार वाडियारों के हाथ से निकला। एक बार तो जब हैदर अली ने उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, बाद में टीपू सुल्तान ने तो अपने को बादशाह भी घोषित कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों की मदद से वाडियारों को फिर से उनका राज्य मिल गया 1799 में। 1831 में फिर से उसका प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया। फाइनली 1881 में फिर से वाडियारों को उसकी कमान मिली। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 34 का सी उत्तर है हमारा। अगला, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जानसोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कार्नवालिस। 1990 से 92 के बीच ये चला। श्रीरंगपट्टनम से समाप्ति हुई। और जो दो पहले युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें पहले में तो हैदर अली भारी पड़ा अंग्रेजों पे, दूसरा अनिर्णित रहा। लेकिन ये जो तीसरा था जिसकी कमान लॉर्ड कार्नवालिस ने अपने हाथों में ली, इसमें टीपू सुल्तान को भरपूर रूप से अंग्रेजों ने लंगड़ा कर दिया। उसका आधा राज्य लिया, बहुत सारा युद्ध क्षतिपूर्ति। उसी के बाद टीपू सुल्तान की स्थिति डमाडोल हो गई। अगला, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन से जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमेन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो कैप्टन स्लीमेन ठगों के दमन से संबंधित है। कैप्टन स्लीमेन, इसी को विलियम बेंटिंग ने जिम्मेदारी थी कि ठगों का दमन करने का काम करो भैया। अगला, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? देखिए कितनी परीक्षाओं में एक साथ ये प्रश्न पूछा गया है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो हम सब लोग जानते हैं कि सती प्रथा पर पाबंदी लगाने का काम विलियम बेंटिंग ने किया और राजा राम मोहन राय ने इसके लिए काफी प्रयास किया। तो 1829 का जो 17वां रेगुलेशन था उसी के माध्यम से इसे समाप्त किया गया। अगला,
सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, कार्नवालिस, कर्जन। तो सती को गैर कानूनी घोषित किया गया विलियम बेंटिंक। 38 का हमारा उत्तर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से सती से जुड़ा प्रश्न, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1825, 1827, 1829, 1830। एमपीपीसीएस प्री 2015। तो 1829 का 17वां रेगुलेशन। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ए 1764, बी 1789, सी 1858, डी 1868। तो हमारा उत्तर है बी 1789। ठीक है, तो 40 का उत्तर है बी 1789। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 40 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक का ये पार्ट 1 था। मिलता हूं इस टॉपिक के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।